So, friends, once again, welcome to the YouTube channel of the Immigration Lounge and Facebook Success Story page. So, आज हमारे साथ खुशकिस्मत जो क्लाइंट इस टाइम स्टूडियो में बैठे हुए हैं वो हैं वंदना मागो एंड सौरभ मागो। और ऑब्वियसली उनका कनाडा का जो वीज़ा स्टैम्प हो गया है, सो हमारे पास आज ये अपना टाइम निकाल के पासपोर्ट रिसीव करने आए थे। सो वी थॉट कि इनकी जो एक रिव्यू वीडियो, जैसा कि हमारा ट्रेंड है कि जो भी एप्लीकेंट सक्सेसफुल होते हैं उनके हम वीडियो ज़रूर शेयर करते हैं आपके साथ। सो इनसे बातचीत करते हैं, इनको इनके पासपोर्ट हैंड ओवर करते हैं और जानते हैं इनकी स्टोरी ओवरऑल इमिग्रेशन लाउंज के साथ जो इनका एक्सपीरियंस रहा वो कैसा था, कौन से इनके वीज़ाज़ लगे हैं और ख़ास करके जो क्या चैलेंजेस थे इनके माइंड में हमारे पास आने से पहले। ये सारी बातें करते हैं इनसे, बट उससे पहले इनको पासपोर्ट हैंड ओवर करते हैं। इनके बेसिकली 3 पासपोर्ट हैं। सो वो आपको बताते हैं डिटेल में कि क्या इनके एप्लीकेशंस थी और कौन से इनके वीज़ाज़ हैं। सो फर्स्टली मैंने कंग्रेचुलेशंस वंदना मैम एंड सौरभ जी आपको। थैंक्स। सो जैसे मैंने अभी व्यूवर्स के साथ शेयर किया कि आपकी जो ओवरऑल जर्नी रही हमारे साथ, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वंदना जी से पूछते हैं पहले कि वंदना जी पहले तो व्यूवर्स को ये बताइए कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, ठीक है, और आपका जलंधर कैसे आना हुआ। सर तो हम देहरादून से हैं बेसिकली। ओके। सो हमारी कज़न ने यहाँ पे फाइल लगाई थी लास्ट ईयर सितंबर में स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू, और Right. हमने भी मतलब आपका काफ़ी देखा था गूगल एंड उस पे यूट्यूब पे। Okay. तो वहाँ से हमें आपके फाइल मतलब लगवाने का ट्रस्ट हुआ और पता लगा। सो आई मीन कि आप ऑलमोस्ट 2 स्टेट्स क्रॉस करके, है ना, हाँ जी, बिकॉज वी आर सिटिंग इन पंजाब एट दिस टाइम हाँ जी। और आप यूपी एंड देन उत्तराखंड, देहरादून बेसिकली उत्तराखंड। यस। सो अब इतनी दूर से आए हैं, अराउंड आई थिंक 350 और 400 किलोमीटर्स दूर से आप आए हैं, ठीक है। हाँ जी। सो क्या रीज़न था, जैसे जो आपने शेयर तो भी किया कि आपके किसी रिलेटिव ने फाइल अप्लाई करी थी, एक हाँ जी। ऑब्वियसली माइंड में कोई फीडबैक मिलता है किसी से, बट अदरवाइज देहरादून में क्या कंसल्टेंट्स या एजेंट्स जो ये इमिग्रेशन काम करते हैं अवेलेबल नहीं है? क्या रीज़न था कि आप देहरादून से जलंधर आए? प्लीज़ शेयर कीजिए। हमने 1-2 वीज़ा और मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर से बात की थी, लेकिन हमारा वो ट्रस्ट नहीं हुआ बिल्डअप उनसे, ओके। क्योंकि वो लोग थोड़ा सा एक्चुअली हमारे में हम तीनों का ही चाह रहे थे फैमिली के साथ। Okay. तो इसलिए हमारा ट्रस्ट नहीं था। तो किसी ने आपको बेसिकली गाइड नहीं किया कि आप तीनों जा सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बोला था कि फर्स्ट आप जाओ, हाँ Okay. जी। तो सेकंड में उसके- आपका हस्बैंड और बच्चा उसके बाद हम फाइल लगाएंगे आपके हस्बैंड और बच्चे की। 3 साल Okay. के लिए किसी ने भी नहीं बोला। बट प्लीज़ बताइए आप कैसे कह रहे हैं? हमने स्टार्टिंग में एक्चुअली गए थे वहाँ पे 2-3 से हमने बात करी थी। तो उन्होंने सबने ये बोला कि पहले आप स्टडी पे जाओ और स्पाउस और बच्चे का बाद में हम लगवाएंगे, कि एक साथ लग नहीं सकता है। तो फिर उसमें हमें ट्रस्ट उतना बिल्ड हो नहीं पाया उस समय कि एक साथ ही, हमें प्रेफर ये था कि एक साथ ही जाना है। फिर हमें आपका पता लगा था। सो व्यूवर्स, जैसे उन्होंने बताया कि अदरवाइज़ देहरादून से ये बिलोंग करते हैं, बट वहाँ पे जो इनिशियल इनकी कुछ कंसल्टेशंस इन्होंने ली, ऑब्वियसली हर कोई पहले प्रेफर करता है कि वो अपने जो होम टाउन है वहाँ से अगर प्रोसेस हो जाए उनकी, सो वो हैसल फ्री रहता है। बट ऑब्वियसली इनके माइंड में ये चीज़ थी, बिकॉज वो अकेले, वंदना जी अकेले जाना नहीं चाहते थे कनाडा। सो वहाँ पे अप्रोप्रिएटली इनको किसी ने कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि ऑब्वियसली ये चीज़ पॉसिबल है। और उसके साथ साथ इनके कोई रिलेटिव थे जिन्होंने हमारे साथ पास में, उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था। एंड जब इनिशियल कंसल्टेशन इनकी हुई, सो मैं इनसे मिला था। सो वी गेव देम इनफ कॉन्फिडेंस कि येस आप तीनों ही इकट्ठे जा सकते हैं कनाडा। उसमें ऑब्वियसली फैमिली के लिए, वाइफ के लिए कंफर्ट लेवल जो है वो बन जाता है कि स्पाउस और बच्चा पीछे से अकेले नहीं होंगे और ऑल टुगेदर ये कनाडा में अपनी जो है जर्नी वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने बताया कि इनका, वंदना जी का स्टडी वीज़ा अप्रूव हुआ है और सौरभ जी का ओपन वर्क परमिट अप्रूव हुआ है, और साथ में इनका 4 इयर्स बेटा है जिसका नाम है लक्षिव, उसका विजिटर वीज़ा अप्लाई हुआ था। बिकॉज ऑफ एज कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो स्टडी परमिट अप्लाई नहीं कर सकते थे। सो वंदना जी, जैसे आपने सारा अपनी बैकग्राउंड बताई, सो थोड़ा सा अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए कि इनिशियली आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी और अभी आप ऑब्वियसली मास्टर्स पढ़ने जा रहे हैं कनाडा में, हाँ जी। बिकॉज जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट है एज़ पर न्यू रूल्स वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर प्रोग्राम में ही लग सकता है। सो बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जो बैचलर्स थी वो कौन से ईयर में हुई थी और आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी बैचलर्स की? हाँ जी। सर तो मेरा 2012 में मेरा 12th का पास आउट हुआ था। देन 2013 से 16 तक मैंने अपना बीकॉम किया है। ओके। हाँ जी। तो उसके बाद मैंने अपना एमकॉम किया है। ओके। हाँ जी। और उसके बाद अब मैंने एमबीए के लिए फाइल एमबीए के किया। लिए फाइल किया। ओके। सो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट, यानी कि आपका जो लास्ट जो स्टडी थी आपकी वो 2018 में, बीएड का। 18, ओके।
सो अभी ऑलमोस्ट जैसे आप देख रहे हो कि अराउंड 6 साल हो चुके हैं, बीच में इनका कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी था, आपने एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी काम किया हुआ था, बट जो आपकी लास्ट स्टडी थी वो 2018 में थी। सो व्यूअर्स आप देख सकते हो, बिकॉज बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी लास्ट स्टडी जो है उसमें इतना गैप ज़्यादा आ चुका है, क्या वीज़ा के चांसेस रहेंगे। सो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल कि अगर आपकी लास्ट स्टडी को, जैसे इनके केस में मोर देन 5-6 साल हो चुके हैं, बट स्टिल इन्होंने वीज़ा अपना लिया है। इसके पीछे सिर्फ देखिए एक ही होता है कि आपकी जो पास्ट क्वालिफिकेशन है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, हाउ वेल योर कंसल्टेंट इज़ एबल टू कोऑर्डिनेट एंड उनको आपकी जो फ्यूचर इंटेंडेड स्टडी है इन कनाडा उसके साथ कितना अच्छा कोरिलेट और उसको कोलैबोरेट कर सकते हैं आपके फ्यूचर गोल्स के साथ। वीज़ा लेना कभी भी मुश्किल नहीं होता। उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी बात शेयर करना चाहता हूँ, जैसे आज की डेट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं लोगों के बीच में कि कैनेडियन एम्बेसी या और डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने वीज़ाज़ देने बंद कर दिए हैं। देखिए ऐसा कभी नहीं होता, वीज़ा कभी भी बंद नहीं होते, कोई भी गवर्नमेंट वीज़ा बंद नहीं करती। दिस इज़ अ मेजर इकोनॉमिक फैक्टर, बिकॉज जो फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, कोई भी कंट्री का जो स्टूडेंट दूसरी कंट्री में पढ़ने जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ की इकोनॉमी के अंदर कुछ वैल्यूएशन होती है, इन टर्म्स ऑफ मनी जो है सर्कुलेशन वो बढ़ती है। सो एम्बेसीज कभी भी वीज़ा बंद नहीं करते। ऑब्वियसली कुछ जो प्रोसीजरल गाइडेंस हैं स्ट्रिक्ट ज़रूर हो जाती हैं, बट एक अच्छा कंसल्टेंट वही है जो कि आपके केस के अंदर जो कि हिडन एंट्री केसेस हैं उनको कितना अच्छा एम्बेसी के आगे जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही वीज़ा आना या ना आना डिपेंड करता है। तो इनके केस में भी ऐसा ही हुआ है, इनको अप्रोप्रिएटली गाइड किया हमारी टीम ने और कैसे इनकी जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको हम बोलते हैं, उसको अच्छे से इनको गाइड किया गया था कि ये चीज़ें उसके अंदर डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं, और इन्होंने वैसा ही किया, वैसे ही फॉलो किया और अल्टीमेटली वीज़ा हमारे पास आ चुका है। सो सौरभ जी आपसे बात करते हैं कि जैसे अभी हम सारी बात कर रहे थे, तो जब आप पहले तो ये बताइए कि जैसे देहरादून से हैं, सो प्रोसीजर के लिए आपको कितनी बारी हमारे ऑफिस में आना पड़ा, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या बहुत चक्कर मारे आपने, थोड़ा व्यूवर्स को ये बताइए, बिकॉज बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम किसी दूसरी सिटी में बैठे हैं तो किसी दूसरी जगह से अपना जो इमिग्रेशन का काम कराने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, पता नहीं कितने चक्कर मारने पड़ेंगे हमको, ठीक है। सो व्यूवर्स को ये बताइए ओवरऑल कैसा प्रोसेस रहा, कितने चक्कर आपने मारे हैं। चक्कर तो हमने खैर एक ही विज़िट करी थी, फर्स्ट विज़िट जिसमें हम बात करने आए थे, तो उसमें हमें कॉन्फिडेंस हो गया था कि फ़ाइल लग जाएगी हमारी। और उसके बाद तो हमने एक भी विज़िट नहीं करी, यहाँ पे फ़ोन पे ही सारी बातचीत हुई, और पेपर्स वगैरह में भी कोई ऐसा हुआ नहीं, गाइडेंस पूरी यहाँ से बैक टू बैक आती रही हमारे पास। टाइमलाइंस के बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बताइए, आपकी एप्लीकेशन कब सबमिट हुई थी और पासपोर्ट रिक्वेस्ट कब आई आपकी? हमारी एप्लीकेशन हुई थी जुलाई 3 को सबमिट हुई थी, और 10th को हमारा बायोमेट्रिक था, और 18 को हमारा वीज़ा भी आ गया था, तीनों का एक साथ आया था। देखिए वैसे तो मुझे भी सुनने में ये यकीन नहीं हो रहा कि वाकई 15 दिनों में आपका वीज़ा आया था, तो ऑब्वियसली अगर आप बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। सो दर्शकों को भी ऑब्वियसली, बिकॉज आज की डेट में सभी लोग फील करते हैं कि डिलेज बहुत हैं बिकॉज एम्बेसी में जो है स्टाफ कम है, बट स्टिल आपका प्रोसेस अगर 15 दिनों में हुआ है तो इट्स क्वाइट अमेजिंग। और मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि एम्बेसी ऑफिसर्स जो हैं केस की प्रायोरिटी को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस भी प्रोसेस होती हैं। और जैसे अभी सौरभ जी ने बताया कि देहरादून से होने के बावजूद दिस इज़ देयर सेकेंड विजिट टू आवर ऑफिस ओनली। फर्स्ट टाइम जब आए थे इनिशियल कंसल्टेशन के लिए, उसके बाद जो भी इनका प्रोसेस हुआ ऑल थ्रू इनको ऑनलाइन सभी डॉक्यूमेंटेशन इनके हमारे साथ शेयर होते रहे, ओवर द फ़ोन इनको सारी गाइडेंस मिलती रही, और इनका जो ओवरऑल प्रोसेस था आई थिंक वेरी हैसल फ्री रहा आपका, बिकॉज आपको चक्कर भी नहीं मारने पड़े। नॉर्मली क्या होता है, एजेंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो चेकलिस्ट जो होती है वो एक बार में पूरी शेयर नहीं करते, कभी ये डॉक्यूमेंट रह गया, कभी वो डॉक्यूमेंट रह गया, तो उससे बेसिकली प्रोसीजरल डिलेज होती हैं और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती है, ठीक है। सो वी आर थैंकफुल कि आपको लगता है कि हमारा जो ओवरऑल प्रोसेस है बहुत स्मूथ रहा आपके साथ, ठीक है। और हमारे एंड से हम आपको आपकी जो आने वाली लाइफ है कनाडा में, ठीक है, उसके लिए वी वांट टू विश यू गुड लक, ठीक है, एंड वी विश कि आपका जो फ्यूचर है कनाडा में, जो आपने सपना देखा है उसके अकॉर्डिंग यू बोथ एंड विद योर किड यू फ्लरिश वेल इन कनाडा, और आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहे आपकी आने वाली जर्नी। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी ये इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं सो प्लीज़ शेयर करें और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज वी आर इन प्रोसेस की बहुत सारे जैसे एप्लीकेशन के डिसीजन आते हैं तो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं ऑफ एंड ऑन, सो दैट कि आपको भी थोड़ा अवेयरनेस मिल सके, गाइडेंस मिल सके
कि कैसे कैसे डिफरेंट जो केसेस होते हैं, लाइक बैकग्राउंड से आते हैं लोग, दूर से आते हैं, और उनके केस में जो चैलेंजेस होते हैं, लाइक कि गैप है स्टडी में या ओवरऑल उनके जो फैमिली मेम्बर साथ में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी वीज़ाज़ हासिल करते हैं। जाने से पहले एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, सॉरी इसके मैं मिस कर गया, कि आपकी जो ओवरऑल आइल्स थे, आई थिंक वो भी आपको रीडिंग में 5.5 हाँ थे, जी। स्टिल आपका जो है वीज़ा 5.5 के साथ मेरा हुआ है 5.5 के साथ भी admission। आपका वीज़ा आया है, स्पाउस के साथ वीज़ा आया है और बच्चे के साथ वीज़ा आया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग अप्लाई करना है। ज़रूरत सिर्फ यही है कि आपके केस को अच्छे से समझा जाता है हमारे ऑफिस में, और जो अप्रोप्रिएट इमिग्रेशन की गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी फ़ाइल प्रिपेयर होती है और सबमिट होती है। बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए हम आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ज़रूर नेक्स्ट टाइम जैसे ही हमारे पास कोई नेक्स्ट अप्रूवल आएगी, we will definitely try to share it with you through our YouTube channel and Facebook success story page. So thanks a lot for watching this video and have a good day.